और अब बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंक के अंत की। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में आतंकी बौखलाए हुए हैं और यही कारण है कि जगह जगह आतंकी वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कल राजौरी में आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड से हमला किया और उधर आतंकियों की तलाश में कुलगाम में एनकाउंटर भी लगातार जारी है, जबकि त्राल में आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। त्राल में सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर राजौरी में आप देख रहे हैं कि नेता के घर पर हमला हुआ। दूसरी तरफ कुलगाम से ये जो खबर है, एनकाउंटर लगातार जारी है और इधर त्राल से आईईडी बरामद किया है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ और हमले में बच्चे की मौत हो गई है। 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है और हमले में घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पहले 5 अगस्त को आपने देखा था कि कुलगाम में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। बता दें कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। अब ये 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब जो हमला हुआ है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, आगजनी भी की जा रही है। बीजेपी नेता के घर पर हमला, 15 अगस्त नजदीक है, ऐसे में आतंकी घाटी में एक्टिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम में आतंकियों ने बीएसएफ की गाड़ी पर भी हमला किया था। और आसिफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। आसिफ, अभी क्या हालात बने हुए हैं? 15 अगस्त नजदीक है और जब से अनुच्छेद 370 हटा है, आप देख रहे हैं कि घाटी में एक बड़ी प्लानिंग के साथ आतंकी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और निशाने पर बीजेपी नेता हैं। जी बिल्कुल, 2 चीज़ें हैं। एक तरफ तो मिलिटेंटों के हमले जो है वो फोर्सेस के ऊपर भी लगातार जारी है। जो हमने देखा था कि कल दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में मीर बाजार के पास, जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलाका पड़ता है, वहां पर मिलिटेंटों ने एक बीएसएफ कॉन्वॉय को निशाना बनाते हुए उस पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद मिलिटेंटों ने एक बड़ी पास की बिल्डिंग में वहां पर शरण ले ली और ये मुठभेड़ वहां पर कल देर शाम को शुरू हुई थी। मुठभेड़ आज सुबह तक चली और इस मुठभेड़ के दौरान एक लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। आईजी कश्मीर के मुताबिक उनका कहना है कि ये मिलिटेंट इस इलाके में काफी समय से सक्रिय था और फोर्सेस के ऊपर एक बड़े हमले की साजिश कर रहा था 15 अगस्त से पहले, लेकिन फोर्सेस पहले से ही अलर्ट थे, जिसके चलते इस हमले को यहां पर नाकाम कर लिया गया और एक मिलिटेंट इस मुठभेड़ के दौरान हालांकि भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन उस्मान जो मारा गया है उसके पास से AK-47 राइफल के अलावा आरपीजी और आरपीजी लॉन्चर बरामद किया गया है। यानी एक बड़े हमले की कोशिश इनकी थी, जिसे फोर्सेस ने यहां पर नाकाम कर दिया। इसके अलावा कल देर शाम राजौरी में भी मिलिटेंटों ने बीजेपी के ऊपर, वहां पर एक बीजेपी का नेता था, उसके घर के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 5 लोग वहां पर घायल हो गए, एक बच्चे की जान चली गई। और पिछले दिनों भी जिस प्रकार से बीजेपी नेता को यहां पर कश्मीर घाटी के अनंतनाग में ही निशाना बनाया गया था, उनकी पत्नी और उनकी हत्या कर दी गई थी। जाहिर सी बात है मिलिटेंट अपनी गतिविधियों को तेज करना चाहते हैं और खासतौर पर जो 15 अगस्त का दिन आ रहा है और उसको देखते हुए भी मिलिटेंट गतिविधियां तेजी पर है, लेकिन लगातार फोर्सेस भी मिलिटेंटों के पीछे लगी हुई है और फोर्सेस के ऑपरेशंस भी मिलिटेंटों के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है। जी आसिफ, ये तस्वीरें मैं देख रही हूँ कि हमले के बाद से लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहां पर आगजनी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, राजौरी का जो इलाका है यहाँ पर लोगों ने रिजेंटमेंट किया है, इसका विरोध किया है। जो बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ है, खासतौर पर जो बीजेपी से एफिलेटेड लोग हैं, उनका गुस्सा काफी सामने आया है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ किश्तवाड़ और डोडा में बीजेपी के बड़े नेताओं पर मिलिटेंटों द्वारा हमले किए गए थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन हमलों में जो लोग शामिल थे उन्हें पकड़ा गया है। यहाँ पर भी अब राजौरी में पहली इस तरह की मुख्य घटना है जब बीजेपी नेता
नेता के घर को सीधा निशाना बनाते हुए हमला किया। जाहिर सी बात है, जो बीजेपी से संबंधित और दूसरे लोग हैं उनका गुस्सा सड़कों पर फूटा है प्रशासन के खिलाफ कि आखिर वो लोग क्यों नाकाम है इस तरह के हमलों को रोकने के लिए। और खासतौर पर जब ये हमला हुआ है, अभी तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ है, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर कौन इसके पीछे है। हालांकि एक मिलिटेंट संगठन PAFF जो पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट नामी एक नया संगठन मिलिटेंटों का निकला है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और धमकी दी है कि आगे भी आने वाले दिनों में वो बीजेपी के नेताओं को इसी तरह से निशाना बनाएंगे। और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा प्रशासन और पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा है सड़कों के ऊपर। वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हमले के पीछे जो व्यक्ति है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी आसिफ, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आतंकियों का खात्मा और दूसरी तरफ तमाम सेना को अलर्ट पर रखा गया है 15 अगस्त को देखते हुए। इधर दिल्ली के जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किए गए अश्वनी उपाध्याय को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है और न्यूज़ 24 ने भड़काऊ नारेबाजी से जुड़े पूरे मामले को लेकर अश्वनी उपाध्याय से खास बातचीत की और इस दौरान जेल में बिताए वक्त को लेकर अश्वनी उपाध्याय भावुक हो गए। जेल में कैसा आपका टाइम कटा? मुश्किल हुई या आपने तपस्या मान के काट दिया? हमने कभी सोचा नहीं मानक कि ऐसे कानून की मतलब पूरी जिंदगी लगा दिया मैंने अपने कि इस देश में अच्छी चीजें हो जाए। और हम तो वहां गए थे कि कठोर कानून बनाओ कट्टरवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और हम ही अंदर हो गए। हमने नहीं सोचा था। हमने नहीं सोचा था और हमें इसी बात का डर है कि बाकी लोग जो सोच रहे हैं कहीं वो डर के हमारे घर में न बैठ जाए। कौन बदलने की मांग करेगा उन अंग्रेजी कानूनों की? तो क्या वीर सावरकर इन अंग्रेजी कानूनों को जिंदा लागू रखने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये चाहते थे कि यह देश अंग्रेजी कानूनों से चले? क्या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ये चाहते थे कि यह देश अंग्रेजी कानूनों से चले? अश्विनी उपाध्याय, आप भावुक हो रहे हैं और मैं समझ सकता हूं, इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल भी किया था। देखिए, क्योंकि जो अभी तक सबूत आया है उसके मुताबिक आप वीडियो में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप ही की सरकार में, आप ही की पुलिस ने आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपके दिल पर क्या बीत रही होगी ये कोई भी समझ सकता है। इसीलिए आपका भावुक होना बहुत स्वाभाविक है। आप जेल से आए हैं, मैं इसीलिए आपकी मनस्थिति जानना चाह रहा था कि मन में गुस्सा है, मन में दर्द है, पीड़ा है, मन में अश्विनी उपाध्याय के क्या चल रहा है? स्वाभाविक सी बात है मानक, मैंने पिछले कई सालों से प्राइवेट केस नहीं लिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने में मुश्किल से 6 से 8 घंटे लगते हैं और 4-5 लाख रुपए फीस मिल जाती है। एक PIL फाइल करने में 10 से 15 दिन लगता है और कोर्ट की फीस और फोटोकॉपी का खर्च भी अपने घर से देना पड़ता है। ऐसा कौन सा विषय है आप मानक बताइए जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचाया? राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी 25 से ज्यादा PIL है। भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मेरी कम से कम 10 PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिला। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी पे, लड़के लड़की की शादी की उम्र एक हो, सबका गुजारा भत्ता एक हो, ये सब जानते हैं, तलाक का नियम एक हो। अश्विनी उपाध्याय सब जानते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, वही बात तो मैं कह रहा हूं। और आपसे बातचीत करने का देखिए मकसद यही था, एक क्योंकि आपकी साइड क्या है स्टोरी की वो भी थोड़ी दर्शकों की तरफ जानी चाहिए, और दूसरा अब जब कोर्ट ने खुद आपको जमानत दे दी है तो आपको पूरा हक है बोलने का। और जो सवाल दूसरी तरफ के थे मैंने आपसे इसलिए वो भी पूछ लिया कि आप उन लोगों को जानते थे, क्या उन लोगों ने सही किया? आपने क्लियरली अपनी बात कही है। थैंक यू इस इंटरव्यू के लिए अश्विनी उपाध्याय, और मेरी तरफ से मैं तो यही कहूंगा कि आपको न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। और लेकिन हाँ, अगर वो वीडियो सही है, जिन लोगों ने नारे लगाए उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। थैंक यू अश्विनी उपाध्याय।
और आप देख रहे हैं कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत हुई है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। इस दौरान निशित प्रमाणिक भी साथ में मौजूद रहे और इस मौके पर संवाददाता पल्लवी झा ने अनुराग ठाकुर से बातचीत भी की। सर मूवमेंट है, ये फिट रहना है, दौड़ना है। आप खुद दौड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके मैं भी दौड़ रहा हूं और आप भी रोज आधा घंटा दौड़िए। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। और फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में आप सबसे निवेदन है कि जुड़िए। देश के अलग अलग कोनों में आज भी 75 आइकॉनिक लोकेशंस पे जुड़े हैं। 2 अक्टूबर तक जुड़ते रहेंगे और करोड़ों लोगों को साथ में इस मुहिम में जोड़ेंगे। सर जिस तरीके से बीते 2 साल में कोरोना का रहा है, एक ऐसी भी खबर आई कि जो लोग ओबीस हैं उनमें कोरोना ज़्यादा देखा गया। ये मूवमेंट कितनी बड़ी, 25 साल का आपने कहा कि 25 साल में फिट इंडिया होगा, कैसे इस चुनौती को देखते हैं सर? उसके लिए 25 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी फिट रहेंगे और आपके साथी परिवार भी और देश भी फिट रहेंगे। और इधर गाजीपुर में सीएम योगी मीडिया से इस वक्त बात कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। प्रदेश और हथनी कुंड बांध हरियाणा से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण यमुना, चंबल, बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जनपद प्रदेश के अंदर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 600 से अधिक गांवों पर इसका असर पड़ा है। मैंने इन जनपदों की व्यापक वहां पर निरीक्षण भी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की है। मैं भी हमीरपुर, जालौन, इटावा और औरैया होकर के आया। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी से कल मैंने चंदौली, मिर्ज़ापुर, भदोई इन जनपदों के भी बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। आज मैं स्वयं यहाँ पर गाजीपुर जनपद में आया हूँ। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी कम और ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है। मैंने अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसका और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है और समय पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नदी रात्रि से स्थिर है और अब धीरे धीरे करके पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटान नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कटान अवरोधक कार्य उन क्षेत्रों में जहां पर संभावित कटान की आशंका है वहां पर इस कार्य पे धनराशि की कमी कहीं नहीं, इस कार्य को तत्परता के साथ वहां संपन्न करें।
जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलें, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। पुलिस विभाग से निरंतर पेट्रोलिंग करने, राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला आरक्षियों की तैनाती करने, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को भी इन सब कार्यों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है और वे सभी युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से न केवल मेडिकल की टीम हर प्रभावित गांवों में और शिविरों में तैनात करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, बल्कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन और एंटी स्नेक वेनम यानी सांप बिच्छू के काटने की शिकायतें इस सीजन में ज़्यादा होती हैं, इसको भी हर जगह इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। पशुपालन विभाग से पशुओं के उपचार और उनके लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जिन 32 राजस्व गांवों में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है, उन पर युद्ध स्तर पर लग करके अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कार्य संतोषजनक ढंग से राहत कार्य चल रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।